Good evening. गुड इवनिंग। कंप्यूटर साइंस पेपर 1 में 4 लेसन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, C++, HTML। इसमें से हम लोगों ने अभी किया है डेटा स्ट्रक्चर। C++ और HTML काफी पहले किया था, बचा अब इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका वेटेज अगर हम लोग देखते हैं, पेपर पैटर्न और वेटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है। पेपर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम 22 मार्क्स विद ऑप्शन से, डेटा स्ट्रक्चर with option 17 marks, C++ 41 marks with option, HTML 14 marks। C++ में रिव्यू ऑफ C++ मींस 11th का जो टॉपिक है, थियरी टॉपिक, वो हटाया गया है, लेकिन प्रोग्रामिंग उसके बेस पे ही आएगा, तो उसमें से ये नहीं बोला जा सकता है कि कोई टॉपिक हटाया गया है। डेटा स्ट्रक्चर से सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक हटाया गया, बाकी जितना जो रिक्वायर्ड है, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरा टॉपिक है, इस पे से कुछ भी नहीं हटाया गया। HTML में फिर से इंट्रोडक्शन पार्ट हटाया गया, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं आएगा, जिस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी का पूरा टॉपिक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम पे 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा थियरी टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा थियरी लेसन है। ये पहला लेसन ऑपरेटिंग सिस्टम थियरी है। C++ का जो थियरी है उसको ये ऑप्शन में मिलता है, काफी सारा टॉपिक ऑप्शन में मिलता है, लेकिन होगा ही ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता है। कई बार जो ऑप्शन में क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन 2B अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 1, इसमें 2 क्वेश्चंस है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों C++ और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के हो। तो अगर ये एक C++ एक OS का आता है, ऐसे केस में ऑप्शन में छूट जाएगा, लेकिन अगर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं या दोनों C++ के हैं, उस केस में हमको दोनों लेसन के पूरे टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। As such, कंप्यूटर साइंस से कोई मेजर टॉपिक नहीं हटाया गया है। इधर पेपर 2 में माइक्रो प्रोसेसर के 2 लेसन्स, पहला लेसन 21 मार्क्स का, दूसरा 43 मार्क्स का, थर्ड लेसन 4 मार्क का, फोर्थ लेसन 8 मार्क का, फिफ्थ लेसन 18 मार्क्स का। इसमें से भी एज सच कोई मेजर टॉपिक नहीं हटाया गया है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर में एक इवोल्यूशन वाला टॉपिक, और जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर वाला टॉपिक, जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक इसमें से हटाया गया है। इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग मॉडल हटाया गया, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इंट्रोडक्शन टू x86 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर में इंट्रोडक्शन पार्ट हटाया गया, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में से प्रोटोकॉल्स वाला टॉपिक हटाया गया। प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता था, पर हमेशा नहीं आता था। तो ऐसे मेजर टॉपिक नहीं कम हुआ है, मैक्सिमम टॉपिक जैसे के वैसे है, थोड़ा सा कुछ 1-2 टॉपिक्स ही कम हुए हैं। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर पेपर 1 देखते हैं तो मैक्सिमम टॉपिक C++ और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अराउंड ही है। पेपर 2 में मैक्सिमम टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर है। जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर अच्छे से प्रिपेयर किया है, वो लोगों को एडवांटेज है। नहीं किया है तो फिर बचा ये 4, 8 और 18 मार्क का टॉपिक। इतने में ही आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। देन पेपर 2 का फर्स्ट लेसन ये थियरी लेसन है। अगर माइक्रो प्रोसेसर का ये पहला लेसन भी नहीं कुछ तो गिरी पड़ी हालत में भी कम से कम मुझे 10 मार्क्स का टॉपिक इसमें से अटेम्प्ट करने को मिलता है, और ये 3 लेसन मिला के 20 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने सेकंड लेसन भी स्किप किया तब भी मैं 1, 3, 4, 5 पे से 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता हूँ। देन उसी तरह से C++ HTML 14 में से 9 मार्क्स हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 41 में से इसमें 21 मार्क्स का थियरी होता है विद ऑप्शन, और 20 मार्क्स का इसमें प्रोग्रामिंग होता है। 21 मार्क्स का थियरी और 20 मार्क्स का प्रोग्रामिंग, जिसमें से मुझे एक ही प्रोग्राम की जरूरत है। एक प्रोग्राम मतलब 5 मार्क। 20 मार्क्स में से सिर्फ 5 मार्क मुझे जरूरत है, एक ही प्रोग्राम की जरूरत है, और एक HTML से 5 मार्क का क्वेश्चन मिले। ये 9 में से एक
5 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का हो जाता है। अब बचा 21 मार्क्स का थियरी। इस 21 मार्क्स के थियरी में से 15 मार्क तक का थियरी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया। इसमें भी C++ पे मैक्सिमम इस बार जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो थियरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो थियरी है उस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि रिव्यू ऑफ C++ वाला जो पार्ट है उसमें उस पे क्वेश्चंस थियरी नहीं होने के चांसेस ज्यादा है। रिव्यू ऑफ C++ हटाया गया ऐसा बोला है, लेकिन प्रोग्रामिंग और बाकी कांसेप्ट्स के लिए उसकी जरूरत होती है, उस पे थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा बट प्रोग्रामिंग उसी पे बेस्ड होगा। डेटा स्ट्रक्चर से भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हटाया गया है, और ऑपरेटिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसपे क्वेश्चन नहीं आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से 2 टॉपिक्स हटाए गए। पढ़ते हुए देखते हैं कौन-कौन से 2 टॉपिक्स। पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे के वैसे ही है। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन 1A ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 1B आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, 1 2 3 तीन में से 2 सॉल्व करना है। इसमें से ये पेपर 1 अगर कंसीडर करते हैं तो तीनों क्वेश्चन एक ही लेसन के हो सकते हैं या 3 क्वेश्चंस 3 अलग-अलग लेसन से भी हो सकते हैं। देन क्वेश्चन 2A आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 अगेन, एंड क्वेश्चन 2B आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2। ये 3 में से 2 सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 में से 1 सॉल्व करना है। ऐसा ही क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 है। देन क्वेश्चन 5 अगर देखते हैं तो क्वेश्चन 5 में C++ प्रोग्राम, पेपर 1 में 1 2 C++ प्रोग्राम, थर्ड HTML। अब 2 में से एक C++ और एक HTML मिल गया, ये आसानी से बन जाएगा। और हम लोगों ने जितना प्रोग्रामिंग किया है उसमें से ही प्रोग्रामिंग आता है, उससे बाहर ऐसा कहीं प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। ALP में भी, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी हम लोगों ने नियर अबाउट 82 प्रोग्राम्स किए, उससे बाहर प्रोग्रामिंग नहीं जाता है। ये पूरे ALP के प्रोग्राम्स पूरे 6 प्रोग्राम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर प्रोग्रामिंग सही से प्रिपेयर किया। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, मोस्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल्स में हम लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंटरफेस होता है कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इमेजिन करो अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है, इवन हैंडसेट है, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसमें क्या कर पाएंगे? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल में अगर एंड्रॉइड नहीं है, उसको फॉर्मेट कर दिया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप है हमारे पास लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब तक कंप्यूटर हार्डवेयर यूज नहीं होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस माना जाता है। सबसे इनरमोस्ट लेवल पे हार्डवेयर है तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दे सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मतलब गेम्स, मीडिया प्लेयर, वो सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो सकता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही हम लोग एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज एप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। एप्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, और इन सब को यूज करेगा यूजर। What is an operating system? Operating system और operating system के services। Operating system is a program, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, सेम यहाँ पे स्टेटमेंट। An operating system is a program that acts as an interface between user and computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. Operating system is a program, एक ऐसा प्रोग्राम that acts as an interface, इसके बीच में between user and computer hardware and controls the execution of all kinds of program। इंटरफेस तो होता है लेकिन इंटरफेस होने के साथ साथ
जितने भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उसे कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो होती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है, अब इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो होगा इंफॉर्मेशन मींस डेटा, ऐसे डायरेक्ट डेटा नहीं स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है वो स्टोर होता है फाइल्स की फॉर्म में। तो फाइल्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सभी ऑपरेशंस इस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में होते हैं। सिस्टम कॉल्स में सर्विसेज परफॉर्म बाय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। क्रिएट अ फाइल क्रिएट करना, उसको ओपन करना, रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू बफर, रीड एंड रिटर्न फाइल स्टेटस, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, क्रिएट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मींस यहां फोल्डर कंसीडर कर सकते हैं। डायरेक्टरी यानी फोल्डर। एक फोल्डर में हम लोग नंबर ऑफ फाइल्स स्टोर करते हैं। क्लोज द फाइल, मूव फाइल पॉइंटर, क्रिएट अ लिंक, राइट डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल। बफर मींस टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जैसे अगर हम लोग फाइल के कंटेंट सेव नहीं करते हैं तो टेम्परेरी मेमोरी में होता है जिसे बफर कहा जाता है। जब सेव करते हैं, फाइल सेव करते हैं तो डेटा टेम्परेरी मेमोरी से फाइल में राइट होता है। जो टेम्परेरी मेमोरी है उस टेम्परेरी मेमोरी को कहा जाता है बफर। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What is an operating system? Explain the services provided by an operating system. Explain the services बोला है तो तीनों सर्विसेज शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, इतना पूरा डिटेल नहीं देना है। सिस्टम कॉल्स है, इसमें से 3-4 सिस्टम कॉल्स दे तो सफिशिएंट है, पूरे 10 सिस्टम कॉल्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेट द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्टेट द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में अलग-अलग जो सर्विसेज होते हैं, सिस्टम कॉल्स होते हैं, उससे ये पूरे सिस्टम कॉल्स लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 6 सिस्टम कॉल्स आने चाहिए। देन स्टेट फंक्शंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, अगर पूछा है तो सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट ही एक्सप्लेन करें। 3 अलग-अलग सर्विसेज, एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट और तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। पहला हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मींस डेटा से रिलेटेड सर्विसेज होंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेसिंग से रिलेटेड सर्विसेज होंगे, प्रोसेसिंग से रिलेटेड सर्विसेज होंगे। अब इसमें क्रिएट ए चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू पैरेंट। चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू पैरेंट मींस एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके अंदर दूसरा प्रोसेस जो ओपन होता है उसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है। जैसे वर्ड फाइल ओपन किया, वर्ड ओपन किया, उसमें फाइल ओपन करते हैं, उसके अंदर फिर से एक फाइल ओपन करते हैं तो चाइल्ड प्रोसेस हो गया आइडेंटिकल टू पैरेंट। टर्मिनेट अ प्रोसेस, वेट, टर्मिनेट मींस एंड करना, वेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। मेन प्रोसेस एंड करते हैं तो उसके साथ उसका चाइल्ड प्रोसेस भी एंड होगा। Change the priority of process, block the process, ready, dispatch, suspend, resume and delay a process. अलग-अलग सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं। देन मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत सारा डेटा होता है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेट करना, और प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मेमोरी स्पेस फ्री करना। ऐसे अलोकेटिंग एंड डी अलोकेटिंग के लिए जो सिस्टम कॉल्स होंगे वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी को मैनेज करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करना मतलब कितना मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल है, उसमें से कितना ऑक्युपाइड है, कितना फ्री है, कौन-कौन से प्रोसेसेस, कौन-कौन से मेमोरी लोकेशन में प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए जिसको हम लोग हटा के मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेसेस, ये सभी सर्विसेज मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जिसमें टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस फ्री एंड एलोकेटेड, टू डिसाइड मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, व्हिच प्रोसेस शुड गेट हाउ मच मेमोरी, कितनी कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी लगनी चाहिए, वो मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी उसके लिए डिजाइन होगी। और कुछ टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स मेमोरी लोकेशंस अलोकेट और डी एलोकेट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूज करता है। Then what is meant by system call, how it is used, how does an application program use this call during execution? System calls मतलब सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूजर की बिहाफ पे। सिस्टम कॉल्स मतलब सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूजर की बिहाफ पे। जैसे अगर हम लोग फाइल ओपन करते हैं, हम लोग कमांड देते हैं फाइल ओपन करने का,
हम लोग फाइल ओपन करते हैं, एक्चुअली ये यूजर का लुकआउट, यूजर का इंप्रेशन है कि फाइल यूजर ओपन करा। एक्चुअली हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं फाइल ओपन करने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कमांड मिलती है उस कमांड को सर्विस माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस सर्विस को एग्जीक्यूट करता है, फाइल ओपन करता है। सिस्टम कॉल्स अलग अलग तरीके से इन्वोक किया जाता है, जिसमें से अभी मैंने एक ऑपरेशन आप लोगों को बताया फाइल ओपन करने वाला। यहाँ पे सिस्टम कॉल दिया है ट्रैप का, जो इंटरप्ट वेक्टर है। इंटरप्ट ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके अकॉर्डिंग फिर ऑपरेशन होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम ये यूज करता है टू प्रॉम्प्ट मैसेजेस ऑन टर्मिनल टू रीड फ्रॉम टर्मिनल्स एक्सेट्रा। इवन जो फाइल ओपन करने और क्लोज करने वाला जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया वो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स है। नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के, उसमें से यहाँ जो मेंशन किया उसमें प्रॉम्प्ट मैसेजेस ऑन टर्मिनल, जैसे फाइल क्लोज करते वक्त मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, टू रीड फ्रॉम टर्मिनल, टर्मिनल से डेटा रीड करने का ये सर्विसेज एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स दिए, ये टॉपिक इस बार हम लोगों को एग्जाम में नहीं है। फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरा टॉपिक हटाया गया है, जिसमें तीन एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स दिए हैं, विंडोज 98, विंडोज एनटी एंड लिनक्स। विंडोज 98 के फीचर्स, विंडोज एनटी के फीचर्स और लिनक्स का फीचर्स, ये हटाया गया, इस बार हम लोग को एग्जाम में नहीं आएगा। ये पूरा टॉपिक कहां से, फीचर्स ऑफ विंडोज 98 से, देन फीचर्स ऑफ विंडोज एनटी एंड लिनक्स, ये पूरा टॉपिक इस बार के एग्जाम में नहीं है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो सर्विसेज हम लोगों ने देखा था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड प्रोसेस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में दो मॉड्यूल्स, एक फाइल सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में दो मॉड्यूल्स, एक फाइल सिस्टम और दूसरा डिवाइस ड्राइवर। फाइल सिस्टम मतलब फाइल्स को अलग अलग फाइल्स को स्टोर करने का तरीका, जैसे लाइब्रेरी में बुक स्टोर करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जिसमें अगर कोई बुक हम लोग लाइब्रेरी से इशू करना चाहे, निकालना चाहे, तो आसानी से कोई भी बुक निकाला जा सकता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में या पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर किया जाता है, और उसका रिकॉर्ड होता है। अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, काफी बड़ी लाइब्रेरी है, तो उसका कैटलॉग होता है, कंप्यूटर बेस्ड कैटलॉग होता है, जहां से चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर बुक कौन सी शेल्फ में, कौन सी रैक में मिल सकती है। जो लाइब्रेरियन होता है उसे फाइल सिस्टम कहा जा सकता है। सेम वैसा ही यहाँ पे फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, जो बहुत सारी फाइल्स होती है उन बहुत सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका मींस फाइल सिस्टम। दो तरह के फाइल सिस्टम्स, एक टेप बेस्ड फाइल सिस्टम और दूसरा डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम। टेप बेस्ड फाइल सिस्टम को ही सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है, तो दूसरा जो डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम है उसे डायरेक्ट एक्सेस फाइल सिस्टम कहा जाता है। टेप बेस्ड फाइल सिस्टम में सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल सिस्टम। आप लोगों ने अगर ऑडियो टेप्स देखी होगी, ऑडियो टेप्स आप लोगों ने देखी होगी, पहले ऑडियो कैसेट्स होती थी जिसमें रील होती थी। उस ऑडियो कैसेट्स में एक गाने के बाद दूसरा गाना, दूसरे गाने के बाद एक गाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कंटिन्यूएशन में डेटा होता था। यहाँ गाना मतलब डेटा हो गया। अब प्ले होते वक्त पहले गाने से स्टार्ट होता है, पहले गाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा ये सीक्वेंस में चलते जाता है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आगे डेटा है तो ये कंटिन्यूएशन में सीक्वेंस में आगे डेटा रीड करते जाएगा। पीछे जाना है तो हम लोग इसको रिवाइंड कर सकते हैं। टेप बेस्ड फाइल सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि ये सीक्वेंस में डेटा होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, यानी मुझे ये रिकॉर्ड्स अगर कंसीडर करते, डेटा यानी रिकॉर्ड्स कंसीडर करते, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा 1 2 3 4 ये रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेस करना ही पड़ेगा। अगर मुझे रिकॉर्ड 5 पे आना है तो डायरेक्ट नहीं आ सकता हूं मैं,
1 2 3 4 के होते हुए ही आना पड़ेगा, डायरेक्ट 5 पे नहीं आ सकते हैं, चाहे उसको हम लोग स्लो मोशन में ले या फास्ट फॉरवर्ड करें या नॉर्मल प्रोसेस में लें, लेकिन 5 पे आने से पहले मुझे 1 2 3 4 को एक्सेस करना ही पड़ेगा। एक मेन ड्रॉबैक है टेप बेस्ड फाइल सिस्टम और सीक्वेंशियल एक्सेस का। ड्रॉबैक है तो एडवांटेज में भी बोला गया है कि पहले रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड है तो दूसरे रिकॉर्ड के लिए हम लोग को अलग से पॉइंटर की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक रिकॉर्ड्स रीड होते जाएंगे। यूनिडायरेक्शनल एक्सेस होगा, यहाँ से स्टार्ट किए तो एंड तक एक्सेस चलते जाएगा, और ये डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है। डिवाइस इंडिपेंडेंट मतलब आसानी से किसी भी डिवाइस पे से एक्सेस किया जा सकता है। डिसएडवांटेज में से जो मैंने बताया कि पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड को, जैसे रिकॉर्ड नंबर 5 या सॉन्ग नंबर 5 को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, उसके लिए 1 2 3 4 होते हुए जाना ही पड़ेगा। देन डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम से डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है, इसमें डेटा ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है, ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डेटा स्टोर किया जाता है। अब इसमें किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। अगर इस ब्लॉक 0 में सॉन्ग 0, सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, सॉन्ग 4, सॉन्ग 5 ऐसे नंबर ऑफ सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग नंबर 5 पे मैं डायरेक्टली जा सकता हूं। सॉन्ग नंबर 5 को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। सीडी या डीवीडी हम लोग जो एक्सेस करते हैं उसे डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है। डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम डायरेक्ट एक्सेस। सीडी और डीवीडी में बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, उसमें से किसी भी सॉन्ग को मैं रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ या किसी भी फाइल को रैंडमली सिलेक्ट किया जा सकता है। उस वजह से डेटा एक्सेसिंग टाइम कम हो जाता है। तो वही डिसएडवांटेजेस इसमें, पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे पहुंचने के लिए प्रोसेसिंग ज्यादा होता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करना पड़ता है जो कि ऑटोमेटिकली ओएस जनरेट करता है, उस वजह से प्रोसेसिंग टाइम इंप्रूव होता है, बढ़ता है, इंप्रूव नहीं होता है, बढ़ता है। मैकेनिकल मूवमेंट आईओ डिवाइस का ज्यादा है, पुअर यूटिलाइजेशन, सिस्टम का यूटिलाइजेशन पुअर होने की चांसेस है, और इसे सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस पे हम लोग इस कांसेप्ट को सीक्वेंशियल डिवाइसेस पे यूज नहीं कर सकते। Then block is unit of data. Block, unit of data which the operating system defines for the sake of convenience. Block unit of data है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। डेटा स्टोर होता है ब्लॉक्स की फॉर्म में, ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है। बहुत सारे ब्लॉक्स है, उसको कौन से ब्लॉक पे क्या डेटा स्टोर किया या कौन सा डेटा स्टोर किया है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पैरामीटर्स ब्लॉक को अलग ब्लॉक के लिए दिए जाते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं ब्लॉक के लिए जिससे डेटा या फाइल आइडेंटिफाई होता है, जिसमें फाइल आईडी ये लेटर कोड होता है हर डेटा फाइल को जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टार्टिंग पोजीशन फाइल की मींस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन का जहां से फाइल स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड, कितने बाइट्स रीड करने हैं, इस टोटल साइज फाइल का टोटल साइज होगा। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी वेयर डेटा इज टू बी रीड, स्टार्टिंग से रीड करने से जरूरी नहीं है बीच से कहीं से रीड करना है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस। ऐसे कुछ पैरामीटर्स ब्लॉक के लिए होते हैं, इसके अलावा भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं बट ये कुछ पैरामीटर्स इसमें दिए गए हैं। Then why is user program not allowed to carry direct read-write operations from or to a disk sector? Explain why user is not allowed to interact directly with the hard disk. अब ये टॉपिक को समझते हैं। कंसीडर करते हैं लाइब्रेरी से हम लोग बुक इशू करते हैं, और लाइब्रेरी ऐसा है कि जिसमें यूजर को लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस है, मींस लाइब्रेरी के थ्रू घूम सकता है, लाइब्रेरी से खुद से बुक निकाल सकता है, वहां पे ले जाके रख सकता है। अब बुक निकालते वक्त मैंने इशू किया था, उसको नोट किया लाइब्रेरियन ने, और रिटर्न करते वक्त मैंने डायरेक्टली ले जाके वो बुक लाइब्रेरियन के पास एंट्री नहीं की। अब लाइब्रेरियन के पास एंट्री नहीं की तो उसके रिकॉर्ड में तो यही दिखेगा कि बुक अवेलेबल वो किसी यूजर को दी है, लाइब्रेरी में अवेलेबल
नहीं है। सेम वैसा ही कंसेप्ट डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क में अगर हम लोग डायरेक्टली डेटा स्टोर करते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है और बहुत सारा डेटा है, हम लोग डायरेक्टली अगर डेटा स्टोर करते हैं तो कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। वही अगर हम लोग प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू डेटा स्टोर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका रिकॉर्ड रखेगा कि डेटा कहाँ स्टोर किया गया है और उस डेटा को जब भी हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आसानी से उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस मतलब रीड या राइट किया जा सकता है। दूसरा एक एग्जांपल लाइब्रेरी का ही कंसीडर करते हैं। लाइब्रेरी का एक शेल्फ है, बड़ा सा कुछ शेल्फ है, इस शेल्फ में रैंडमली बुक्स अरेंज की है। अब इसमें से मुझे पर्टिकुलर कोई बुक निकालना हो तो आसानी से मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी, उसे बहुत ढूंढना पड़ेगा और कई बार हो सकता है कि बुक है वहां पे लेकिन ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिल रही। सेम ऐसा ही कुछ अगर बहुत बड़ा डिस्क स्ट्रक्चर है और उसमें बहुत सारा डेटा है तो उसमें रिक्वायर्ड डेटा आसानी से नहीं मिलेगा अगर यूजर डायरेक्टली उसे स्टोर करता है। उस वजह से यूजर को हार्ड डिस्क पे किसी भी डिस्क पे डायरेक्टली डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। यूजर डेटा स्टोर करता है फाइल सिस्टम के थ्रू। यूजर डेटा स्टोर करता है डिस्क में, डेटा स्टोर करता है फाइल सिस्टम के थ्रू, जिसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये यूज करता है फैक्ट फाइल सिस्टम, फैक्ट फाइल एलोकेशन फाइल सिस्टम। अभी रिसेंटली जहां पे लार्ज ड्राइव्स होते हैं वहां NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यूज किया जाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। दो डिस्क हम लोगों को दिए, एक फ्लॉपी डिस्क, दूसरा हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क वैसे आउटडेटेड स्ट्रक्चर है, आउटडेटेड डिवाइस है, बट इसका स्ट्रक्चर किसी ने अगर फ्लॉपी देखी होगी तो वो समझने के लिए ज्यादा आसान होगा। फ्लॉपी डिस्क, जैसे मेरे पास ये एक केस है, ये एक मेरा नोटबुक जो है, लैपटॉप जो है उसका केस है। इसी तरह का ये केस होता है। इस केस के अंदर यहाँ सर्कुलर डिस्क होती है, इस केस के अंदर सर्कुलर डिस्क होती है। ये ऊपर का जो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर इज केस, ये वाला जो केस मैंने दिखाया इसके अंदर सर्कुलर डिस्क, यहाँ पे जो सर्कल जो दिख रहा है, एक्सेक्ट सर्कल आ रहा है यहाँ पे, ये सर्कुलर डिस्क इसके अंदर, और ये सेंट्रल पार्ट, इसमें मेटल लगा होता है। ये सेंट्रल पार्ट ये रीड राइट हेड पे अटैच होता है, यहाँ मेटालिक पीस होता है, और ये सेंट्रल पार्ट जैसे यहाँ पे रीड राइट हेड अटैच हो जाएगा और ये मूव होते जाएगा, जैसे जैसे ये मूव होते जाएगा वैसे वैसे ये डिस्क भी रोटेट होते जाएगा। ये प्लास्टिक मटेरियल का होता है, माइलर प्लास्टिक कहा जाता है, और इस माइलर प्लास्टिक के दोनों सरफेस पे सेमीकंडक्टर मटेरियल का कोटिंग होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे यूजर लेबल, मैन्युफैक्चरर लेबल, ये आउटर कवर पे होता है। राइट प्रोटेक्ट नॉच किया होता है। ये नॉच कुछ इस तरह का हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन्ड होता है, हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन्ड होता है। अगर इसको पूरा क्लोज कर दो तो ये राइट प्रोटेक्ट होता है, डेटा सिर्फ इसमें से रीड किया होता है। वही ओपन कर दो तो रीड राइट ऐसे दोनों ऑपरेशन किए जा सकते हैं। देन इंडेक्स होल ये दिया होता है सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। इंडेक्स होल दिया होता है सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। एसएस स्लॉट, यहां से डिस्क, सर्कुलर डिस्क एसएस होती है, एसएस स्लॉट। अब ये कवर, इसके अंदर ये डिस्क, अब इसके अंदर की डिस्क में एसएस कैसे करूंगा? एसएस करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगा, यहाँ एक ओपनिंग होता है, इसको काट के यहाँ से ओपनिंग बनाया जाता है। इस ओपनिंग के थ्रू अंदर का ये डिस्क एक्सेस किया जाता है। रीड राइट हेड यहाँ से इसको एक्सेस करता है। ये मोटर में जाके फ्लॉपी ड्राइव जो होता है, जैसे सीडी ड्राइव होता है, सीडी में सर्कल होता है, होल होता है, ऐसे उसी तरह से यहाँ पे मेटालिक पीस होता है जो रीड राइट जो इस फ्लॉपी ड्राइव में जाके मोटर के साथ फिक्स हो जाता है, और मोटर जैसे रोटेट होती जाएगी वैसे डिस्क रोटेट होती जाएगी।
और ये यहाँ पे जो ओपनिंग है, यहाँ से अंदर का सरफेस, अंदर का जो डिस्क है, उस पे डेटा होगा, वो रीड राइट हेड उसे एक्सेस करते जाएगा वर्टिकली। जैसे जैसे ये रोटेट होते जाएगा वैसे वर्टिकली ये एक्सेस होते जाएगा। इस डिस्क पे डेटा स्टोर होता है ट्रैक्स और सेक्टर्स की फॉर्म। डेटा स्टोर होता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की फॉर्म। इस डायग्राम को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। दो सर्कल्स के बीच का जो स्पेस है उसे कहा जाता है ट्रैक। दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया है, जैसे ये येलो में यहाँ दिखाया गया है, येलो वाला जो पोर्शन है दिस इज ट्रैक। देन एंगल होता है, सर्कल में जो एंगल होता है इसे कहा जाता है सेक्टर। ट्रायंगल जो एंगल होता है इस एंगल को कहा जाता है सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर के कॉम्बिनेशन से ये सेक्टर यानी इतना एरिया पूरा, यहां से इतना ये एरिया यानी सेक्टर हो गया। ट्रैक एंड सेक्टर के कॉम्बिनेशन से यहाँ जो एक एक एरिया बनता है इसे कहा जाता है एलोकेशन यूनिट। ब्लू कलर में जो दिखाया गया है दैट इज एक्चुअली एलोकेशन यूनिट। यहाँ ब्लू कलर में आप लोगों के पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स में ब्लैक कलर में ही होगा। यहाँ ब्लैक कलर में डार्क जो पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट ब्लैक कलर में दिखाया गया दैट इज एलोकेशन यूनिट, यानी एक लोकेशन जिसमें डेटा स्टोर होता है। ऐसे नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स पे डेटा स्टोर होता है। नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ इक्वल साइज। सेक्टर कैपेसिटीज में वैरी, सेक्टर की कैपेसिटी वैरी हो सकती है साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग ट्रैक्स और सेक्टर्स की कैपेसिटी वैरी हो। देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वर्ड हार्ड है, हार्ड डिस्क मींस मेटालिक डिस्क। फ्लॉपी में प्लास्टिक की डिस्क यूज की गई है, तो यहाँ पे ये मेटालिक डिस्क, हार्ड डिस्क जो होती है इसमें मेटालिक डिस्क होती है। ये तो यहाँ जो रेक्टेंगल्स दिखाए गए दिस आर एक्चुअली सर्कुलर डिस्क। फ्लॉपी सीडी या डीवीडी की जैसी सर्कुलर डिस्क, लेकिन मेटालिक, मेटल होता है और इसके दोनों सरफेसेस इसी तरह से ट्रैक्स और सेक्टर्स में डेटा स्टोर किया जाता है। तो इसमें भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का कोटिंग, और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पे एक्चुअली डेटा स्टोर होता है। सेंट्रली ये स्पिंडल मोटर, स्पिंडल मोटर पे ये सर्कुलर डिस्क जिन्हें प्लैटर्स कहा जाता है फिक्स होते हैं, और स्पिंडल मोटर जैसे रोटेट होगी उसके अकॉर्डिंग डिस्क रोटेट होगा, प्लैटर्स रोटेट होगा। ये काफी हाई वेलोसिटी से रोटेट होता है, काफी हाई वेलोसिटी से रोटेट होता है। जो पुरानी डिस्क थी 80 जीबीज वगैरह उसमें 7200 आरपीएम, और अभी रिसेंट जो हार्ड डिस्क है उसमें 10,000 12,000 आरपीएम तक का 12,000 रोटेशंस पर मिनट ऐसा इसका रोटेटिंग स्पीड होता है। इमेजिन करो एक हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर के अंदर डिस्क लगी है और उसमें ये डिस्क इतना स्पीड में रोटेट होता है 12,000 10,000 रोटेशंस पर मिनट। देन डेटा एक्सेस करने के लिए रीड राइट हेड्स, यहाँ ट्रायंगुलर पोर्शन, छोटे छोटे जो ट्रायंगुलर पोर्शन दिखा है दीज आर रीड राइट हेड्स। चारों सरफेस पे डेटा स्टोर होता है, तो चारों सरफेस पे रीड राइट हेड होंगे। रीड राइट हेड्स को पकड़ने वाली डंडी है, इनको कहा जाता है हेड एक्टिवेटर, से फिक्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग ये सर्कुलर डिस्क हार्ड डिस्क कंसीडर करते हैं, सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क यहाँ पे है, डिस्क कंटीन्यूअस रोटेट होते जाएगा। यहाँ ये रीड राइट हेड इसके टिप पे, ये एक एंड पे अटैच्ड है हेड एक्टिवेटर। जो हेड एक्टिवेटर है यहाँ से ये डंडी इसके टिप पे यहाँ रीड राइट हेड से, ये टिप कंसीडर करते रीड राइट हेड से, और ये दूसरा एंड यहाँ फिक्स है। तो ये डिस्क यहाँ पे कंटीन्यूअस स्पीड में रोटेट होते रहेगी, और ये रीड राइट हेड इस तरह से हेड एक्टिवेटर मूव करते जाएगा, ऐसे कंटीन्यूअस ये यहाँ से इतना एरिया एक्सेस करते जाएगा। सर्कल है उस वजह से मैंने यहाँ से इतना एरिया लिया, यहाँ से इतना एरिया ये कंटीन्यूअस एक्सेस करते जाएगा, डिस्क हाई स्पीड में रोटेट होते जाएगी। डेटा एक्चुअली एक्सेस होता है सेक्टर वाइज, एक एक सेक्टर एट अ टाइम। जैसे मूवमेंट उसका वर्टिकल ऐसे होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लॉक किया जाता है, इसका ये मूवमेंट यहाँ पे और यहाँ पे लॉक किया जाता है, जिससे हेड्स डिस्क से बाहर और इधर बाहर नहीं जाए। स्पेसिफिकली इतना मूवमेंट इसका रेस्ट्रिक्ट किया जाता है।
ये पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया जाता है सर्किट बोर्ड से, लॉजिक सर्किट बोर्ड दिया जाता है, होता है इस पे, और डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। इस पे कुछ टर्म्स, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होता है जो एक्सप्लेन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, अभी तक नहीं पूछा है, बट नहीं पूछेंगे ऐसा नहीं है, आप लोगों को पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन केस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, सीक टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, हार्ड डिस्क में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, हार्ड डिस्क के सरफेस पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उनको कहा जाता है ट्रैक्स, और हर ट्रैक को इक्वल साइज में डिवाइड किया गया है जिसे सेक्टर कहा जाता है। सीक टाइम, किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहा गया है सीक टाइम। द टाइम टेकन टू मूव टू करेक्ट ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम। ट्रांसमिशन टाइम, टाइम टेकन फॉर रीड राइट हेड टू एक्टिव रीड राइट हेड to appropriate surface and read data is called transmission time. Read write head को किसी particular surface पे appropriate surface पे जाके वहां से डेटा रीड करने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को कहा जाता है ट्रांसमिशन टाइम। रोटेशनल डिले, किसी पर्टिकुलर से ट्रैक के किसी पर्टिकुलर लेटेंसी, किसी ट्रैक के पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है रोटेशनल डिले और लैटेंसी। Then file is collection of related information, file is collection of related information, ये हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में भी देखा था। फाइल, बहुत सारी फाइल्स होती है, उसके लिए डायरेक्टरी एंट्री या डिवाइस डायरेक्टरी बनती है जिसे वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कहा जाता है। इस वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स में फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन में फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन जैसे वर्ड फाइल बनाते हैं तो .doc फाइल, HTML फाइल बनाए थे हम लोगों ने .htm दिया था या .txt फाइल। एक्सटेंशन बताता फाइल किस एप्लीकेशन की, जैसे यहाँ पे मैंने अभी PDF फाइल ओपन किया है, PDF फाइल पोर्टेबल रीडेबल फाइल है, PDF फाइल्स है। देन PPT PowerPoint प्रेजेंटेशन, DOCX डॉक्यूमेंट्स फाइल, वर्ड फाइल होती है। ऐसा फाइल एक्सटेंशन बताता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन से वो प्रोग्राम, किस एप्लीकेशन का वो प्रोग्राम या फाइल है। फाइल साइज, कितना साइज है फाइल का, वो फाइल के साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी स्पेस अवेलेबल है क्या। फाइल यूसेज काउंट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैविंग दिस फाइल ओपन, उस फाइल ओपन करने के बाद उसको कितने प्रोसेस यूज कर सकते हैं। फाइल का टाइप बाइनरी है या ASCII फाइल है। फाइल रिकॉर्ड लेंथ, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ओनर, ई डेट्स जिसमें क्रिएशंस, लास्ट यूजेज, फाइल एड्रेस ऑफ फर्स्ट ड्रॉप। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो कोई फाइल अगर सेव्ड है और उसमें पॉइंटर लेके जाते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो सकती है क्योंकि वो पूरा इंफॉर्मेशन वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स मींस डिवाइस डायरेक्टरी में स्टोर्ड है। आप लोगों ने अगर नहीं ध्यान दिया तो अभी इसके आगे कोशिश करो, डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल स्टोर्ड है तो उस फाइल को बिना ओपन किए उसमें से पॉइंटर मूव करो और होल्ड करके रखो, पॉइंटर को मूव करके उसको होल्ड करके रखो तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। देन फाइल ऑपरेशंस, ये 3 बार के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिकली 3 ऑपरेशंस पूछे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही ऑपरेशंस पूछेंगे, कोई भी फाइल हो सकता है। फाइल ऑपरेशंस में सिंपल फाइल ऑपरेशंस, क्रिएट अ फाइल। फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चेक ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसका एंट्री, नए फाइल की एंट्री होगी डायरेक्टरी में। राइट टू अ फाइल, राइट टू अ फाइल, फाइल में डेटा राइट करने के लिए कमांड देना पड़ेगा। देन फाइल सर्च करके ओपन होगा और उसमें डेटा राइट होगा। रीडिंग अ फाइल, फिर से ये ऑलरेडी फाइल अवेलेबल होगा, डायरेक्ट एंट्री में फाइल सर्च होगी, फाइल अवेलेबल है तो ओपन होगी और रीड होगी। रिवाइंड अ फाइल, रिवाइंड अ फाइल, फिर से डायरेक्टरी से फाइल ओपन होगी और फाइल को रीसेट किया जाएगा। मींस स्टार्ट, रिवाइंड करना मींस उसे पीछे ले, कंटेंट्स जो भी फाइल पॉइंटर है उस फाइल पॉइंटर को कंटेंट्स में पीछे लेके जा। जैसे करंट फाइल पॉइंटर यहाँ पे है तो यहाँ से मैं इसको फाइल के स्टार्टिंग में यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। रिवाइंड अ फाइल है, उस डायरेक्टरी एंट्री से
जो भी डेटा है सबसे पहले तो अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करने का, और अवेलेबल है तो उसको डिलीट करना और डायरेक्टरी से उसके डिटेल्स हटाना, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फाइल इनवैलिड माना जाता है। अलोकेशन मेथड्स में यहाँ क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है, बट अलोकेशन मेथड्स पे क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। अलोकेशन मेथड्स पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। दो मेथड्स, कंटीन्यूअस अलोकेशन मेथड है, नॉन कंटीन्यूअस अलोकेशन मेथड। कंटीन्यूअस अलोकेशन मेथड एक डिस्क अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ लोकेशंस होते हैं, ब्लॉक्स की फॉर्म में नंबर ऑफ लोकेशंस होते हैं। कंटीन्यूअस अलोकेशन मेथड के अकॉर्डिंग कोई फाइल एक ब्लॉक में स्टोर नहीं होती है, उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कंटीन्यूअस ब्लॉक में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे फाइल ए, पहला फाइल ब्लॉक नंबर 2, 3 और 4 में स्टोर हुआ है, और इसके लिए एक टेबल बनता है जिसे फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है। इस फाइल एलोकेशन टेबल में इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे इसमें जो रिकॉर्ड है, फाइल नेम इस फाइल ए स्टार्ट ब्लॉक 0 से, ब्लॉक नंबर 0, 1, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4 तीन लोकेशंस में स्टोर किया, लेंथ 3। लास्ट लोकेशन नहीं स्पेसिफाई होता, इसका लेंथ स्पेसिफाई होता है। देन फाइल बी, ये स्टार्ट ब्लॉक है 9 से, लोकेशन नंबर 9 से स्टोर हो रहा है फाइल बी, यहां से 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक स्टोर हुआ है, 5 लोकेशंस में स्टोर हुआ है। ऐसे ही फाइल सी, फाइल ई, फाइल डी, ऐसे अलग अलग लोकेशंस में, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में फाइल स्टोर किया गया है। कंटीन्यूअस एलोकेशन मेथड में कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होती है डेटा फाइल स्टोर करने के लिए। तो एक फाइल स्टोर करने के लिए कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होती है। इसके लिए दो अलग अलग टेबल्स बनते हैं, एक तो अलोकेटेड ब्लॉक्स का टेबल और दूसरा फ्री ब्लॉक्स। यानी नया फाइल अगर स्टोर करना है तो फ्री ब्लॉक्स वाला टेबल चेक करेंगे कि कौन सा मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है। अगर मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है तो उसमें वो फाइल स्टोर हो सकता है, अवेलेबल नहीं है तो स्टोर नहीं होगा। मल्टीपल फ्री ब्लॉक्स है, उसमें से ब्लॉक का सिलेक्शन होता है 3 मेथड से, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट मतलब यहाँ जैसे एग्जांपल लिया 7 ब्लॉक्स, एक फाइल को स्टोर करने के लिए अगर 7 ब्लॉक्स लगते हैं तो पहली बार जहाँ के 7 ब्लॉक मिलते हैं वहां पे फाइल स्टोर हो जाती है। बेस्ट फिट मतलब ये चेक किया जाता है कि एग्जैक्ट 7 ब्लॉक्स का कहीं पे उतना एरिया अवेलेबल है क्या, अगर है तो उसमें डेटा स्टोर हो जाता है। और वर्स्ट फिट मतलब जहां भी जगह मिलती है, फिर से फर्स्ट फिट की जैसे फर्स्ट फिट में तो पहले जहां मिला वहां पे है, वर्स्ट फिट मतलब जहां भी जगह मिली वहां पे वो फैल के बैठ जाता है। फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट में मेमोरी स्पेस वेस्ट होने के चांसेस है। मेमोरी स्पेस मतलब वेस्ट होने के चांसेस मतलब यहाँ पे 7 ब्लॉक्स की जरूरत है, 7 ब्लॉक्स यहाँ पे खत्म हो गए, इसके आगे 3 ब्लॉक्स अगर बचे हुए हैं और इसके आगे से फाइल स्टोर्ड है, इधर 3 ब्लॉक्स ये अनयूज्ड रहेंगे, इसके 3 ब्लॉक्स ये अनयूज्ड रहेंगे, यूज नहीं होते हैं, इतना मेमोरी स्पेस वेस्ट हो जाएगा। सेम वैसा ही वर्स्ट फिट में भी मेमोरी स्पेस वेस्ट होता है। मेमोरी स्पेस में भी ये चेक नहीं करता है कि कितने ब्लॉक्स हैं, जहां भी जगह मिल गई डेटा स्टोर कर देता है। तरीके से यूटिलाइज करने के लिए नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन मेथड्स में दो कंसेप्ट्स, एक चेन्ड एलोकेशन, दूसरा इंडेक्स्ड एलोकेशन। चेन्ड एलोकेशन ये कंसेप्ट सेम है जो हम लोगों ने लिंक लिस्ट में देखा है। चेन्ड एलोकेशन सेम कंसेप्ट जो हम लोगों ने लिंक लिस्ट में देखा है। चेन्ड एलोकेशन के लिए फिर से फाइल एलोकेशन टेबल में इसका एंट्री होगा, जो भी डेटा स्टोर होगा उसका एंट्री फाइल एलोकेशन टेबल फैक्ट फाइल सिस्टम उसका एंट्री करता है। अब यहाँ जो फाइल बी है, ये फाइल बी, इसका स्टार्ट ब्लॉक है 1, स्टार्ट ब्लॉक 1, लेंथ 5, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सीक्वेंशियल लोकेशंस में, कंटीन्यूअस लोकेशंस में नहीं स्टोर हो रहा है। 1 के बाद नेक्स्ट ब्लॉक 2 में नहीं स्टोर हुआ है, 1 के बाद नेक्स्ट ब्लॉक स्टोर हुआ है 8 पे, 8 के बाद नेक्स्ट ब्लॉक 3 पे, 3 के बाद नेक्स्ट ब्लॉक 9 पे, इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक स्टोर हुआ है 28 पे। अब जहां भी ये
ब्लॉक स्टोर करता है, डेटा स्टोर होता है, इसके बाद नेक्स्ट डेटा कहाँ पे, उसका पॉइंटर साथ में रखता है। जैसे यहाँ पे ये डेटा स्टोर हुआ है, इसके साथ साथ नेक्स्ट डेटा है लोकेशन 8 पे, तो एक पॉइंटर होगा लोकेशन नंबर 8 के लिए। इसमें 8 पे आने के बाद नेक्स्ट पॉइंटर इसमें है लोकेशन 3 के लिए। 3 पे डेटा है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर है लोकेशन नंबर 14। 14 पे पॉइंटर होगा 28। 28 पे पॉइंटर होगा एंड के लिए। नल पॉइंटर कहा जाता है जिसे, जिसमें आगे डेटा नहीं होगा। अब इसमें मेमोरी, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस की जरूरत नहीं है। जहां भी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, जहां जहां ब्लॉक्स खाली दिखते हैं, वहां पे ये डेटा स्टोर करते जाता है, तो मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होगी। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है इंडेक्स एलोकेशन का। इंडेक्स एलोकेशन में फाइल एलोकेशन टेबल में सिर्फ इंडेक्स ब्लॉक होता है। जैसे इसमें ये इंडेक्स ब्लॉक 24, ब्लॉक नंबर 24 इज इंडेक्स ब्लॉक। इसमें बताया गया कौन कौन से लोकेशंस पे डेटा दिया गया है। इसमें नंबर है 1, 8, 3, 14, 28। ऐसे 5 लोकेशंस में फाइल है और सीक्वेंस में है। पहला लोकेशन, पहला पार्ट लोकेशन नंबर 1 में, दूसरा पार्ट 8 में, तीसरा पार्ट 3 में, नेक्स्ट पार्ट 14 में और नेक्स्ट लास्ट पार्ट 28 में। ऐसे इंडेक्स ब्लॉक बनता है और इस इंडेक्स ब्लॉक की एंट्री होती है फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम में, फैक्ट फाइल सिस्टम में। आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोगों ने नोट्स इशू किए हैं या पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को नोट्स मिले हैं, जैसे भी नोट्स मिले आप लोग उसको पढ़ो। थियरी टॉपिक है और थियरी टॉपिक है तो इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बहुत अपने अकॉर्डिंग मतलब लैंग्वेज अपने हिसाब से कर सकते हैं। पॉइंट्स बराबर कवर होने चाहिए। पॉइंट्स को ध्यान में रख के इसको पढ़ने की कोशिश करो। जस्ट ब्लाइंडली या ब्लैंकली उसको पढ़ के इसको समझने की कोशिश करोगे, समझ में नहीं आएगा। मैं जो जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, आप लोग अपने रेफरेंस के लिए हिंदी, मराठी, इंग्लिश जैसे भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है लिख के रखते जाओ और उसको देख के फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाओ तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, पूरा थियरी टॉपिक है, कहीं पे इसमें कोई लॉजिक या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा वैसा है। कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। बाय।